हेलो बेटा। चलो आज हम शुरू करते हैं। वर्णांता वर्णांता क्या होता है, कैसे किसी व्यक्ति में होता है, किस प्रकार से वर्णांता पाया जाता है, इसकी वंशागति कैसे होती है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वर्णांता पढ़ते हैं हम आज। ठीक, आइए सबसे पहले हम ये एक हेडिंग डालेंगे वर्णांता। सबसे पहले हमें, आप तो स्लाइड देख के ही समझ गए होंगे आज वर्णांता पढ़ना है बेटा। ठीक, फिर भी कोई बात नहीं। आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडिंग डालेंगे वर्णांतता। वर्णांतता, ठीक है। वर्णांता क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सुनेंगे। वर्णांता जो होता है एक प्रकार का यह डिसऑर्डर है, यह एक प्रकार का ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, कोई भी एक मान लीजिए व्यक्ति है, उसको लाल और हरे रंग के बीच में, ठीक ना, विभेद स्पष्ट नहीं हो पाता है। सपोज करो कोई एक व्यक्ति है, यदि वह व्यक्ति जो है उसको लाल और हरे रंग को दे दिया जाए तो उसका वो विभेद स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो समझ जाइए उसको क्या हो, वर्णांता से पीड़ित है। इसमें क्या होता है कि आप जब कभी भी अगर पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब कभी आप क्लास 11 में जियोलॉजी पढ़ेंगे तो क्लास 11 में जियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी आँखों में जो होता है 3 प्रकार के कोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, कोन्स जो पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। और ये तीनों प्रकार के जो कोन्स होते हैं वो अलग अलग रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, क्या कोन्स होते हैं, एक के जो होती है एक रॉड लाइक के, ठीक ना, एक सेल होती है और एक कोन्स होती है। और ये जो कोन्स होती है इसे फोटो रिसेप्टर, ठीक ना, सेल भी कहते हैं, इसे फोटो रिसेप्टर सेल भी कहते हैं। ठीक, तो इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, रंगों की पहचान की जाती है। ठीक, तो किसी व्यक्ति में क्या होता है कि कभी कभी इन कोशिकाओं की वजह से जो पिगमेंट को पहचानने के लिए जिम्मेदार होते हैं उनकी अनुपस्थिति होने की वजह से तो व्यक्ति क्या करता है, रंगों का भेद स्पष्ट नहीं कर पाता। भेद स्पष्ट करने का मतलब कौन सा कलर किस प्रकार का है, ठीक ना, उसमें भेद स्पष्ट नहीं कर पाता। मुख्य रूप से इसमें जो होता है वो कौन कौन सा होता है, लाल और हरे, लाल, ठीक है, लाल व हरे रंगों के बीच में, रंगों के बीच में, ठीक ना, विभेद 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 स्पष्ट ना कर पाना, स्पष्ट ना, सॉरी, स्पष्ट स्पष्ट ना कर पाना ही क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्णांधता कहलाता है। ठीक ना, तो वर्णांधता आपको समझ में आ गया होगा। वर्णांधता क्या है, ठीक है। हमने क्या कहा, हमने कहा कोई एक, ठीक ना, व्यक्ति है, यदि वो लाल और हरे रंगों के बीच में विभेद स्पष्ट ना कहा कर पाए तो वो किससे पीड़ित है, वो वर्णांधता से पीड़ित है। पहली चीज तो ये हो जाए। दूसरी चीज, एक और चीज सुनिएगा कि ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, वे नीले, ठीक है, नीले रंगों के बीच में भी, नीले रंगों के बीच में भी, बीच, नीले रंगों का मतलब वही है, लाल, हरा, ठीक है, नीला, ये 3 रंग है, ये 3 रंग है। अगर इन तीनों रंगों के बीच में विभेद स्पष्ट नहीं कोई व्यक्ति कर पाता है तो तुरंत आप समझ जाइए वो किससे पीड़ित रहेगा, वो वर्णांधता से पीड़ित रहेगा। ठीक है, इतनी बात सही बेटा। दूसरी चीज क्या है
कि वर्णांता के जो जीन होते हैं, अब थोड़ा कहानी यहाँ एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना। वर्णांता के जो जीन होते हैं के जीन ये किससे पाए जाते हैं? यक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। यक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ये अप्रबल प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं? अप्रबल, ठीक ना, अप्रबल प्रकार का, ठीक ना, ये अप्रबल प्रकार का जीन है। अब ये कैसे अप्रबल का मतलब क्या होता है कि देखो ध्यान सुनो, अप्रबल का मतलब यहाँ पर ये अप्रभावी होगा, ठीक ना, अप्रभावी होगा। अप्रभावी का मतलब यहाँ पर आप किससे समझेंगे? रिसेसिव से, ठीक है, किसे समझेंगे? रिसेसिव से। रिसेसिव का मतलब अप्रभावी। कैसे? देखो कि कोई मान लो एक महिला है, कोई भी एक महिला है, ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए महिला है तो उसका क्रोमोसोम XX होगा। अगर एक क्रोमोसोम पर कोई एक जीन पाया गया, ठीक, दूसरे पर नहीं पाया गया, तो ये महिला फिर वर्णांता से पीड़ित नहीं होगी। पहली चीज तो कंफर्म रखना, बल्कि वो इस रोग की क्या होगी? वाहक होगी। मतलब ये रोग को सिर्फ फैलाएगी लेकिन खुद पीड़ित नहीं रहेगी। पहली चीज तो ये कंफर्म है। अगर मान लीजिए कोई एक महिला जिसके क्रोमोसोम XX है और दोनों एक्स पर जीन पाए जा रहे हैं, तो ये फिर क्या? ये वर्णांता से पीड़ित है। ये किससे पीड़ित है? वर्णांता से। कैसे? अब देखो, आपने मेंडल का नियम पढ़ा था। मेंडल के नियम में आपने पढ़ा था, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों साथ में रहेंगे तो स्मॉल टी अपना लक्षण व्यक्त नहीं करेगा, लेकिन स्मॉल टी जब अपने संयुग्मी के साथ में रहेगा तो लक्षण व्यक्त करेगा। इसका मतलब ये देखो, ये क्या है? ये भी स्मॉल टी भी रिसेसिव है, ये भी रिसेसिव है जीन, ये भी जीन कैसा? रिसेसिव है। मतलब यदि किसी भी महिला में दोनों एक्स क्रोमोसोम पर जीन पाया जाएगा तो ये क्या? अपना लक्षण ये व्यक्त करेगा। लेकिन यदि किसी महिला में एक क्रोमोसोम के दोनों एक्स क्रोमोसोम पे नहीं, सिर्फ एक एक्स पर ही जीन पाया जाएगा, एक पर नहीं पाया जाएगा, तो इस महिला में ये लक्षण दिखेगा नहीं, लेकिन इसका जीन पाया जाएगा। मतलब ये वाहक का कार्य करेगी, आगे रोग को फैलाने का कार्य करेगी ये, लेकिन इसके अंदर रोग प्रकट नहीं होगा। बात इतनी समझ में आ गई? मतलब ये, ठीक है, लाल हरे, ठीक है, रंगों के बीच में आराम से विभेद स्पष्ट कर ले जाए, क्योंकि ये वाहक जो होती है वो सामान्य महिला की तरह होती है। बस उसमें सामान्य महिला का मतलब फिनोटाइप उसका क्या होता है? सामान्य महिला की तरह होता है। जीनोटाइप अलग रहता है, लेकिन फिनोटाइप क्या रहेगा? सामान्य महिला की तरह रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब रिसेसिव, इसे हम क्या कहते हैं? ये रिसेसिव रोग क्यों कहलाता है? अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। चलो फिर आगे, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो आगे चलो फिर बेटा। अब यहाँ पर क्या है, देखना ध्यान से। यहाँ पर, ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है, ध्यान सुनना। अच्छा, इसको थोड़ी सी और कुछ चीज के बारे में जानकारी लिख लिया जाए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। इस रोग के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लीजिए। क्या है कि इस रोग को जो है, इस रोग को कुछ और नामों से जाना जाता है, ठीक ना। इसे हम जो है प्रोटॉन या डाल्टनिज्म, प्रोटॉन या डाल्टनिज्म, DOLTONISM, डाल्टनिज्म, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि इसे हम डाल्टनिज्म या प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यदि कोई भी व्यक्ति है, सपोज करना
कोई भी यदि व्यक्ति है, ठीक है, जो वर्णांधता से पीड़ित है, ठीक है, जो वर्णांधता से, ठीक है, पीड़ित रहेगा, जो वर्णांधता से पीड़ित है, ठीक है बेटा, वो कभी भी, वो, ये तो नहीं भैया ओ है, वो कभी भी, जो वर्णांधता से पीड़ित रहेगा वो कभी भी बेटा ना तो वो, ठीक, पायलट बन सकता है, मतलब ठीक ना, रेल जहाज, ठीक ना, जहाज, रेल, कार, ठीक है, का ड्राइवर नहीं बन सकता है। दूसरी चीज क्या है, वो कभी सेना भर्ती भी नहीं देख सकता, कोई भी मतलब फोर्स लाइन, सेना, ठीक है, भर्ती, ओ एक मिनट बेटा, एक मिनट, भर्ती क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे, भर्ती नहीं देख सकता। अब नहीं देख सकने का मतलब हम देखने से बात नहीं कर रहे, मतलब उसमें फॉर्म में अप्लाई या फिर उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। क्या क्या इसमें नोट रखना है, इसमें नोट के रूप में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ध्यान सुनो आप। पहली चीज़ क्या है कि ये कैसे होता है, कौन सा रोग है, तो ये यक्ष, ठीक है, सह लग्न, ठीक ना, अप्रभावी रोग है। पहली चीज तो ये कंफर्म होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये इसका जो जीन होता है, इसका जो जीन होता है वो कहाँ पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर ही पाया जाता, वाई पर नहीं पाया जाता है। इतनी बात कंफर्म हो गई। पहली लाइन ये याद रखना है। दूसरी लाइन, किसी भी अगर व्यक्ति को ऋणांता होता है तो वो जो है किसमें, हरे और, ठीक ना, लाल में विभेद स्पष्ट नहीं कर पाता, ये हमने पहले भी लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। लाल प्लस हरे रंगों में विभेद स्पष्ट ना कर पाना, ठीक है, इसलिए इसे हम प्रोटॉन और डाल्टनिज्म के नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम इसका ये भी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर तीसरी चीजें क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऋणांता से पीड़ित है तो वो कभी जहाज, रेल, कार का ड्राइवर नहीं बन सकता, ठीक ना हो कभी वो सेना में भर्ती हो सकता है। इतनी चीजें हो गई। फिर देखो अब ध्यान से, अब तो कहानी यहीं से शुरू होगी। कहानी क्या शुरू है, अब एकदम ध्यान से देखना। पहली चीज क्या है कि अगर हम बात करते हैं किसी नर के बारे में, तो नर, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, नर का क्रोमोसोम XY होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये जीन जो सिर्फ X गुणसूत्र में पाया जाता है, Y गुणसूत्र पर नहीं पाया जाता है, ये भी आपको पता है, सही है। तो इसका मतलब नर जो होगा उसके एक ही X पर अगर जीन पाया गया तो वो कैसा हो जाएगा, ये वर्णांध हो जाएगा। पहली चीज तो कंफर्म होनी चाहिए। फिर अगर हम किसी, ठीक ना, मादा के बारे में बात करें बेटा, तो मादा देखो एक जो होगी वो XX होगा, तो यहाँ पर एक जीन पाया जाएगा। तो अगर एक क्रोमोसोम पर एक जीन पाया गया तो ये क्या होगी, ये, ठीक ना, इस रोग की वाहक होगी, लेकिन इसके अंदर रोग की वाहक होगी, लेकिन ये इसके अंदर फेनोटाइपिक रूप से दिखेगा नहीं, लेकिन जीनोटाइपिक रूप से पाया जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। चलो ठीक है बेटा, नर हो गया, मादा हो गया। अब एक और मादा, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी के मादा के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, ऐसे जीन पाया जा रहा है, दोनों एक्स क्रोमोसोम पर ऐसे जीन पाया जा रहा है, ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगी,
ये जो महिला होगी वो वर्णांध हो जाएगी। महिला कैसी हो जाएगी बेटा? वर्णांध हो जाएगी। ठीक है। फिर अगर कोई मान लीजिए सामान्य महिला है, ठीक ना, अगर कोई महिला कैसी है, ये सामान्य है। ठीक है। सामान्य मादा को कैसे दर्शाया जाता है? तो फिर लिख दिया जाएगा यक्स यक्स। अगर कोई मान लीजिए सामान्य नर है, ठीक है, अगर कोई सामान्य नर है तो उसको यक्स वाई लिख दिया जाएगा। ये दोनों क्या है? ये दोनों सामान्य है। और ये क्या है? नर के एक एक्स पर एक जीन पाया जाएगा तो वर्णांध हो जाएगा, मादा के एक एक्स पर एक जीन पाया जाएगा दूसरे पर नहीं पाया जाएगा तो वाहक हो जाएगा। तीसरी चीज है, मादा के दोनों एक्स क्रोमोसोम पर यदि जीन पाए जाएंगे तो वो वर्णांध हो जाएगी। ठीक है ना, जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई बेटा? चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी इसकी वंशागत को हम समझते हैं। वंशागत को समझने के लिए हम यहाँ से कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद ठीक है समझा जाए कि किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढ लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एकदम थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम देंगे आप। बिल्कुल, देखिए एक क्वेश्चन मुझे मिला है, एक महिला 50% पुत्रियों। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन आप भी साथ साथ में लिख लीजिएगा। एक महिला है, ठीक है, एक महिला है, एक महिला की 50% पुत्रियां, 50% पुत्रियां, ठीक है, पुत्रियां एवं 50% पुत्र, 50% पुत्र कैसे हैं? वर्णांध है। वर्णांध है। ठीक, माता पिता, अब ध्यान से तुम कहानी सुनिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या कह रहा है कि माता पिता में इस रोग को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एकदम ढंग से, एक बार बढ़िया से लिख लीजिए। मैं क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूँ और इसी क्वेश्चन से आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ जाएगा सारी चीजें। पहली चीज क्या कह रहा है कि एक महिला है, ठीक ना, एक महिला की, ठीक ना, 50% पुत्रियां जो हैं और 50% जो पुत्र हैं वो वर्णांध हैं। चलो ठीक है, तो माता पिता में इस रोग की रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब इसके माता पिता, ठीक है ना, कैसे हैं, जिनके जो पुत्र और पुत्रियां क्या है 50% वर्णांध और 50% क्या है, कैसे हैं भैया ये? ठीक है, एक महिला की, हाँ 50% पुत्री भी वर्णांध है, 50% पुत्र भी वर्णांध है। ठीक है, 50% पुत्रियां और 50% पुत्र। अब ये एक ठो चीज समझो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को हम अगले स्लाइड पे हल करेंगे, उसके पहले हम आपको कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं। मान लो कोई एक महिला है, कोई एक महिला है जो मान लीजिए क्या है कि एक जीन पे यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी चीजें को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के लिए हम सी लिख रहे हैं। मतलब अगर किसी एक्स पे सी लिखा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कलर ब्लाइंडनेस जो जीन है, सी का मतलब कलर ब्लाइंडनेस और वर्णांधता को कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं ना बेटा, तो समझ जाओगे आप। और दूसरा मान लो ये यक्स है, ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर किसी एक यक्स पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाएगा तो वो महिला क्या हो जाएगी, वो वाहक हो जाएगी। ठीक बेटा, हाँ ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि कोई एक नर है, ध्यान सुनना, कोई एक नर है
अब इसका क्रोमोसोम X और Y होगा, तो इसके एक X पे एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया गया, तो ये क्या हो गया, ये वर्णांध हो गया। चलो ये भी सही बेटा, इतनी बात सही है। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में आप क्या करवा दो, यहाँ पर लगन के हिसाब से विवाह करवाओ। चलो अब जब विवाह होता है तो इनके द्वारा जीन भी बनाया जाएगा, माता पिता के द्वारा क्या बनाया जाएगा, जीन बनाया जाएगा बेटा, बिल्कुल बनाया जाएगा। चलो यहाँ पर हम लिखते हैं माता, ठीक है, इसका, और यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पिता, ठीक है, माता क्या क्या होगा, एक्स एक्स, ठीक है ना, और यहाँ पर सी हो जाएगा, और पिता का एक्स वाई होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। हम एक चेकर बोर्ड लेते हैं ऐसे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक चेकर बोर्ड लेते हैं ऐसे, ठीक है, इस चेकर बोर्ड के माध्यम से हम समझना चाहते हैं। ऐसे हम एक चेकर बोर्ड लेते हैं, चेकर बोर्ड के माध्यम से समझना चाहते हैं। यहाँ पे मान लो हम एक्स एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें को हटाना चाहिए, हाँ हटा दिया गया, अब सही रहेगा, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे एक्स एक्स लिखें तो इधर देखो ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर ये तीर लग गया, ये तीर किसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, ये तीर मेल को प्रदर्शित करता है, तो इसका मतलब है नहीं मेल को प्रदर्शित करता है, हमने बनाया तो यहाँ पर ये फीमेल यहाँ बनाना बेटा, फीमेल बनाना पड़ेगा ना, यहाँ क्योंकि फीमेल का जीन लिखा हुआ, ये फीमेल है, ये क्या है, ये मेल है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स, यहाँ पर लिखेंगे वाई, तो माता की ये देखो महिला है, इसके एक एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस जीन है, एक पर नहीं है, तो एक पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पे सी लिख रहे हैं, तो एक पे नहीं लिखेंगे। देखो ये पिता है, इसका एक जीन पर, एक गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, एक पे नहीं है, तो एक पे इस पर लिखेंगे, बिल्कुल सही। इसके द्वारा अब ऐसे क्रॉस करवाओ, ऐसे क्रॉस करवाएंगे, ठीक, तो ये देखो यहाँ पर एक एक्स सी इधर आया, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, फिर इसका ये जो यहाँ पर आ जाएगा तो हम लिखेंगे एक्स सी, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर ये वाला अब यहाँ पर आएगा तो एक्स सी हो जाएगा, और ये वाई है, तो ऐसे लिखें, देखो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एक्स सी हो जाएगा, और यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा। इतनी बात सही। क्वेश्चन को भी नहीं पढ़ना बेटा, अभी क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, आंसर तो इसी से आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। अभी हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन पढ़वाएंगे, ठीक है बेटा। सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान सुनना। अब देखो इसमें पुत्र कितने परसेंट और पुत्री कितना है। पहली चीज, अगर संतति के बारे में बात करेगा, संतति के बारे में बात करेगा, संतति के बारे में बात करेगा तो सभी संतति को लेना पड़ेगा। यहाँ पर अगर संतति के बारे में बात करेगा तो ये सभी को लेना पड़ेगा, ठीक है, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी लेना पड़ेगा, इसको भी, ठीक है बेटा। लेकिन अगर कभी भी संतति के बारे में बात नहीं करेगा, बताएगा आपको सेपरेटली रूप से, जैसे इसमें बताया है कि 50% पुत्रियां और 50% पुत्र, ये सेपरेट रूप से अगर बताएगा तो हम यहाँ संतति नहीं लेंगे, ठीक बेटा ना। इतनी बात समझ में आ गई, गुड। अब चलो आगे देखो। अब क्या, अगर संतति कह रहा है तो सभी संततियों में देखो कितना परसेंट यहाँ पर है। अब सभी संततियों में आप चेक करो कि यहाँ पे कितना परसेंट जो है वर्णांध है, कितना परसेंट है सामान्य, कितना परसेंट वाहक है। अब देखो ये मादा एक्स एक्स है तो ये क्या होगी, ये मादा हो जाएगी। अगर ये मादा है तो दोनों एक्स पे अगर कलर ब्लाइंडनेस जीन है तो ये मादा है और ये भी मादा है, ठीक है ना, दोनों मादा है। तो इसके एक एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस जीन है, इसके दोनों पर, मतलब ये वर्णांध हो गई, एक ऐसी हो गई वाहक हो गई। तो एक टू ये का है, ये का है, ध्यान से देखना, ये वर्णांध है और ये कैसी है, ये वाहक है, ठीक बेटा। ये देखो एक पुत्र है, देखिए ये इसके एक्स पर कुछ नहीं है, मतलब कोई जीन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये सामान्य हो गया, ठीक है। ध्यान सुनना, एकदम कहानी ध्यान सुनना। इसके एक एक्स पर कलर ब्लाइंडनेस जीन है, एक टू कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये वर्णांध हो गया। ये क्या हो गया, ये वर्णांध हो गया। ये क्या हो गया,
ये वर्णांध हो गया। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। चलो ठीक है। अगर सभी संततियों के बारे में बात करेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये भी वर्णांध है, ये भी वर्णांध है, ठीक है। 4 संततियों में से 2 ठो वर्णांध है, तो लिखेंगे हमें 50%, ठीक ना, वर्णांध है। अब बेटा एकदम ध्यान से सुनना कहानी, अभी अभी समझ में आएगा। 50% वर्णांध होगी संततियाँ। और इसमें देखो अब 50% में से ये 25% सामान्य है, 25% वाहक है, तो लिखेंगे हम 25% सामान्य और लिखेंगे 25% वाहक, ठीक है। ये क्या हो गई, 25% वाहक हो गई। तो अब देखो 25 ये 50 हो गया, 50 ये, मतलब 100% सभी संततियां आ गई। गुड बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ये सभी संततियों के बारे में बात कर रहा है। कहानी थोड़ी ध्यान सुनना आप। ये सभी संततियों के बारे में बात कर रहा है, ये सभी संततियों के बारे में बात कर रहा है, ठीक बेटा, हाँ सही बात है। लेकिन अब कहानी थोड़ी और बढ़िया सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। इसी पे हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। अब ध्यान सुनना एकदम कहानी, ध्यान से ये सुनना है कि अगर, ठीक है, यहाँ पर पुत्र और पुत्रियों के बारे में बात की जाएगी, तो इसमें बताओ पुत्र कितने हैं, ये है ना भैया, ये देखो ये दोनों पुत्र हैं, ये एक तो ये पुत्र हो गया और एक तो ये पुत्र हो गया, ये पुत्र है ना भैया, इसमें चेक करो, इसमें यही तो दोनों पुत्र हैं, ठीक। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, कोई और तो है नहीं। तो अगर पुत्र के बारे में बात करेगा तो पुत्र देखो 50 पर, ये दोनों पुत्र हैं तो दोनों 100% हो जाएंगे मिला के, ठीक है। 100% पुत्र जो हैं अब यहाँ पर, ठीक ना, इसमें से 100% में से 50% जो पुत्र है वो का है, वर्णांध है, वो का है यहाँ पर वर्णांध है, ठीक। और 50% जो पुत्र है वो का 50% पुत्र जो है वो कैसा है, सामान्य है। इतनी बात बेटा समझ में आई, हाँ चलो सही है। अगर पुत्र के बारे में, अब ये देखो पुत्री है, ये देखो एक्स एक्स था, ये भी एक्स एक्स पुत्री है, तो इसके एक्स पर दोनों पे कलर ब्लाइंडनेस जीन, इस पर खाली एक टू पाया जा रहा है, सही बात इतनी, हाँ गुड। तो इसमें अब अगर हम पुत्री के बारे में बात करें, अगर हम इसमें क्या करते हैं, पुत्री के बारे में बात करते हैं, तो पुत्री के बारे में जब बात करेंगे तो 50%, ठीक है, पुत्री जो है 50% पुत्री कैसी है, देखिए वर्णांध है, तो ये कैसी है भैया, ये वर्णांध है। और इसमें देखो 50% ये वाली, ठीक ना, ये वाली 50% कैसी है, 50% पुत्री कैसी है, ठीक है, वाहक है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। संतत के बारे में बात करेगा तो सभी को एक साथ, क्योंकि सभी संतानें हैं, ठीक है, उसमें तो ये नहीं बताया है कि नर और मादा के बारे में, लेकिन जब कहेगा नर और मादा तब आपको नर को अलग करना पड़ेगा और मादा को अलग करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब समझ में आई बेटा, गुड। यहाँ पर अब देखो, अब क्या कह रहा था, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन तो हल हो गया, ऐसे ही हल हो गया। देखो, एक महिला की 50% पुत्रियां, 50% पुत्रियां एवं 50% पुत्र वर्णांध हैं, तो माता पिता में इस रोग के रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करिए। मतलब माता पिता में इस रोग के जीन कैसे हैं वो आपको रेखा चित्र में बताना था। तो ये महिला के कुछ इस प्रकार रहेंगे और पुरुष के कुछ इस प्रकार रहेंगे। तो महिला जो होगी वो वाहक रहेगी, पुरुष जो होगा वो वर्णांध रहेगा। अगर ये दोनों कुछ ऐसे रहेंगे तो इनका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा। नहीं तो मैच करा लो, देखो 50% पुत्रियां कैसी हैं, 50% पुत्रियां यहाँ पर देखो भैया वर्णांध हैं, मैच हो गया। 50% पुत्र कैसे हैं, यहाँ देखो 50% पुत्र वर्णांध होने चाहिए कि नहीं, ये देखो होने चाहिए बेटा। तो यहाँ देखो 50% पुत्र कैसे हैं, वर्णांध हैं। ओ सॉरी ये तो संतति वाला आ गया। यहाँ 50% पुत्र ये कैसे है, ये वर्णांध है। अब समझ में आ गया आपको, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। देखो ये 50% पुत्र कैसे वर्णांध है कि नहीं है, समझ में आ गया बेटा, गुड, आंसर मिल गया आपको। ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। चलो इसी के आधार पर
ठीक है, एक टू और हम कर लेते हैं, आपको बेहतर जो कुछ बचा है वो भी समझ में आ जाए। अब माना, ठीक है, एक देखते हैं क्वेश्चन आपको, और एक तो बढ़िया सा ढूंढते हैं, मिल जाए तो आपको देते हैं। ठीक है, बढ़िया वाला एक तो क्वेश्चन मिल जाए, फिर आपको हम बता रहे हैं इसी से। वर्णांता का एक क्वेश्चन चाहिए, वर्णांता का। बेटा एक बार पूरा चीज़ें चेक करो, एक बार कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, एक बार अच्छी तरीके से जितना अभी तक हमने बताया है उसको रिवाइज करो जल्दी से, एकदम 1 सेकंड देख लो पूरा का पूरा, बढ़िया से पूरा पेज देख लो। उसके बाद फिर मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ सर कैसा आपने बताया, किस प्रकार से समझ में आया, किस प्रकार से नहीं आया है, वो चीज़ें ज़रूर मुझे बताना बेटा आप। ठीक है, बाकी इससे अब कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपका, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आ जाएगा और 100% आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्या क्वेश्चन फंसेगा इससे? क्या क्वेश्चन अभी नहीं लगेगा? लगेगा बेटा, 100% लगेगा, टेंशन फ्री रहो। चलो एक तो क्वेश्चन है, मिला तो कई क्वेश्चन मिले लेकिन मेरे मन लायक नहीं मिला, फिर भी एक तो ऐसे रैंडमली मिल गया, चलो देख लेते हैं। ठीक है, कई क्वेश्चनों को छोड़ने के बाद एक तो ये मिल रहा है, देखते हैं। आ जाओ हल करते हैं। माता वर्णांता की वाहक है, ये अल्ले भैया, माता, ठीक है, वर्णांधता, वर्णांधता की वाहक है। पहले कह रहा है, पहले कह रहा माता वर्णांधता की वाहक है, और पिता सामान्य हो तो, और पिता सामान्य हो तो संतान कैसी होगी, मतलब संतानों का बताना है किस प्रकार से होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं पहले इसे। माता वर्णांता की वाहक है, मतलब अगर कोई माता है, ठीक है, तो उसका जो क्रोमोसोम होगा वो XX होगा, और एक एक्स पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन पाया जाएगा, दोनों पे ही पाया जाएगा, तो ये कैसी होगी भैया, ये वाहक हो जाएगी। चलो गुड। और पिता वर्ण सामान्य, पिता सामान्य है, तो पिता जब सामान्य रहेगा तो उसका XY इस प्रकार से होगा, और किसी पे कुछ नहीं पाया जाएगा जीन उन, तो इसलिए क्या हो गया, ये बिल्कुल बेचारा सामान्य हो गया। दुर्भाग्यवश इनकी शादी इस वाहक वाली से हो जा रही है, तो इनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होंगे वही संभावनाएं आपको क्या करना है, बताना है। चलो आओ बताया जाए। तो हम यहाँ चेकर बोर्ड का थोड़ा सा हेल्प लेंगे, चेकर बोर्ड के द्वारा कुछ चीज़ें लिखी जाएंगी। ठीक है, फिर आगे अब मान लो यहाँ पर हम ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मेल और यहाँ पर लिखेंगे फीमेल। मेल का क्या है, मेल इधर है, तो इसका X और Y हो जाएगा, और फीमेल का क्या है, यहाँ पर X हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम C लिखेंगे। ठीक है, तभी तो वाक होगा। अब इसको भरना है, आ जाओ भरा जाए। ये देखो, इसको जब भरना है, देखो इसका जो X है और इसका X, तो एक X पर C जाएगा तो इस पे C आएगा, इसका एक X है, ठीक, तो इस पे C है तो ये C आएगा, ये Y है तो यहाँ पर Y आ गया। गुड बेटा, चलो इसका ये X आएगा और इसका ये X आएगा, दोनों पे इस, ना तो इस पे कुछ है ना तो इस पे कुछ है, तो X हो गए। इस पे देखो X और ये Y हो गया। ठीक बेटा, चलो आंसर लिखो फटाफट। पहली चीज, अगर रिजल्ट लिखना है, संभावनाएं लिखनी है, तो हम संतत के रूप में जब लिखेंगे, तो संतत के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो इसमें से 25% ये है और 25% ये है, और 25% ये है
और 25% ये सभी संततियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बेटा, ठीक है ना। तो सभी संततियों में 25 सब हो गए। तो ये देखो वाहक है, ये वर्णांध है, ठीक। तो लिखेंगे क्या हम, पहले लिखेंगे 25% क्या है, वाहक है। 25% क्या है, संतति, वाहक है। गुड बेटा। फिर ये क्या है, देखो 25% क्या है, 25% संतति कैसी है, वर्णांध है। कैसी बेटा, ये वर्णांध। गुड बेटा, ये भी आ गया। फिर देखो यहाँ पर x से दोनों सामान्य रूप से है, ठीक है। और ये देखो x y ये भी सामान्य है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50% जो है वो संतति कैसी है, सामान्य है। कैसी है बेटा, 50% संतति सामान्य है। ये संततियों के रूप में रिजल्ट आया है। किसके रूप में रिजल्ट आ रहा है, ये बेटा संततियों के रूप में आ रहा है, ठीक है। ये संततियों के रूप में रिजल्ट आया। लेकिन अगर हमें सेपरेटली देखना चाहते हैं पुत्र और पुत्रियों के बारे में, तो यहाँ पे आप क्या करिए, पुत्र लिखिए और देखिए। अब देखिए ये पुत्र है, एक्स वाई ये है, और ये भी एक्स वाई है। तो जब हम पुत्रों के बारे में देखेंगे तो ये पुत्र कैसा वर्णांध है, लेकिन ये कैसा है, सामान्य है। तो लिखेंगे 50%, ठीक है ना, पुत्र 50% पुत्र कैसे हैं, यहाँ पर ये वर्णांध है, तो यहाँ पर लिखेंगे हमें वर्णांध है। चलो ठीक, गुड बेटा। फिर ये 50% पुत्र कैसे है, 50% पुत्र जो है, 50% पुत्र कैसा है, ये बिल्कुल सामान्य है। गुड बेटा। फिर पुत्री के बारे में देखो, 50% वाहक, 50% सामान्य है। तो अगर यहाँ पर हम पुत्री के बारे में लिखेंगे तो देखो बेटा, ये देखो ये वाला पार्ट देखो, ये क्या वाहक है, और ये वाला पार्ट देखो ये सामान्य है। तो लिखेंगे 50% पुत्री, 50% पुत्री कैसी है, ठीक ना, वर्णांध है, ठीक है। 50% पुत्री कैसी, वर्णांध है। और 50% पुत्री जो है वो कैसी है, ठीक, सामान्य है। नहीं सॉरी, यहाँ पे वर्णांध गलत हो गया बेटा, ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था वाहक। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर वाहक होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि इसके एक ही एक्स पर जीन पाया जा रहा है, एक टू पे नहीं पाया जा रहा, बात ये थी ना बेटा, इसलिए, ठीक है। दूसरी चीज ये देखो, सभी क्या है, इस पे एक को एक्स पर जीन नहीं पाया जाता, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सामान्य पुत्री हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये रिजल्ट आपको समझ में आया, गुड बेटा, समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चन फंसेगा, अब इससे क्वेश्चन फंसेगा, नहीं फंसेगा, आ जाएगा, सब हल हो जाएगा, गुड बेटा, हल हो जाएगा। ये खत्म हुआ, अब वर्णांधता पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इससे ज्यादा वर्णांधता के बारे में क्या पढ़ना बेटा, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, आप टेंशन फ्री रहो, वर्णांधता से और कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। आप टेंशन फ्री रहो, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहो, ठीक। समझ में आ गया वर्णांधता। चलो अब हम क्या करते हैं, एक और डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसे आप किसके नाम से जानते हो, हीमोफीलिया के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, एक डिसऑर्डर है जिसे, ठीक है ना, हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। तो चलो आओ उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप नोट कर चुके हों तो मैं आगे बढ़ूँ तुरंत, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि आप नोट भी कर चुके होंगे। चलो ध्यान से सुनो, हीमोफीलिया, नई स्लाइड लेते हैं एक तो, ठीक। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, राइटिंग बहुत अच्छी नहीं जा रही बेटा, बोर्ड नया अभी है, हमारा यूज भी, हम इससे जल्दी से अभी पढ़ाना शुरू किए हैं। तो एक आध दूसरा तीसरा लेक्चर हमारा है, ठीक है। तो राइटिंग धीरे धीरे सही हो जाएगी। आ जाओ, पहली चीज क्या है कि हीमोफीलिया क्या है। आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर सामान्य रूप से जानते हैं, ध्यान सुनिएगा, पहले कहानी सुनना है फिर पढ़ना है। कोई एक
सामान्य व्यक्ति है। ठीक, जब कभी भी, जब, ठीक है, ये क्या लिखा जा रहा है, जब कभी भी अगर ऐसे व्यक्ति को, ये जो सामान्य वाला व्यक्ति है, ठीक ना, जब कभी भी, इस व्यक्ति को चोट लगती है तो रक्त का, ठीक ना, थक्का, क्या, रक्त का थक्का, देखो, रक्त का थक्का जिसे आप ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, रक्त का थक्का 2 से, ठीक ना, 2.5 मिनट, मतलब 2 से 2.5 मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच, ठीक ना, के बीच, यहाँ पर हम मिनट लिख दे रहे हैं, ठीक ना, 8 मिनट के बीच थक्का बन जाता है, थक्का, ठीक ना, जम जाता है। पहली चीज तो ये कंफर्म होनी चाहिए, कोई एक सामान्य अगर व्यक्ति है, जब उसको कभी भी चोट लगती है, ठीक ना, किसी कारणवश कैसे भी ब्लड का स्राव अगर हो रहा है, तो वो जब ब्लड का स्राव होता है तो वो रक्त का थक्का, देखिए आप देखेंगे कि आपको कभी चोट हल्की सी लगी होगी, वैसा नहीं हाथों में काट दे तो ऐसा कुछ नहीं है, हाथों काटने के बाद ये सब मत सोचिएगा, ठीक ना, ये हम सामान्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक बेटा, ध्यान सुनो क्या कहना चाह रही हूँ। तो कोई मतलब एक व्यक्ति है, तो सामान्य रूप से अगर उसको चोट लग रही है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का जहाँ पे चोट लगा है, तो 2 से 8 मिनट के बीच में जम जाना चाहिए, यही है, तो वो सामान्य व्यक्ति माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन ये हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हीमोफीलिया से पीड़ित है तो इसमें, मतलब इस व्यक्ति में, इसमें रक्त का थक्का लेट, ठीक ना, बहुत, ठीक ना, लेट, अब ये तो इंग्लिश शब्द है, लेट, ठीक ना, ब्रैकेट में वही बाद लिख देते हैं, सही नहीं, ठीक ना, बहुत बाद, ठीक है, में बनता है, अथवा बनता ही नहीं है। नहीं बेटा, इतनी बात समझ आई? नहीं समझ आई, फिर से सुनो। इससे रक्त का थक्का बहुत लेट बाद में बनता है अथवा बनता ही नहीं, किसे, जब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो यदि हीमोफीलिया से पीड़ित है, ठीक है ना। हीमोफीलिया को हम ब्लीडर रोग कहते हैं, इसे हम ब्लीडर रोग, इसे हम शाही रोग, ये शादी नहीं भैया, हाय, ठीक है, सब कह रहा है, फिर से लिख दे रहे हैं, तो मर गया, सत्यानाश हो गया। चलो देखो, इसे हम शाही रोग, ठीक है, इससे किसके नाम से, हीमोफीलिया, ब्लीडर, शाही रोग के नाम से जानते हैं। कारण क्या है? कारण ये कि सबसे पहले यह रोग जो है, सबसे पहले महारानी विक्टोरिया किसको हुआ था? ये सबसे पहले ये महारानी विक्टोरिया को हुआ था, ठीक है बेटा। तो
सबसे पहले किसको हुआ था? महारानी विक्टोरिया को हुआ था, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्लीडर रोग, शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक बेटा। दूसरी चीज क्या है कि अब इस रोग की वंशागति कैसे होती है, चलो वो समझो। ठीक है ना, इस रोग की वंशागति कैसे होती है उसको समझो अब ध्यान से एकदम, फिर उसके बारे में आगे बात होती है। तो वंशागति वही सेम है। ठीक है, क्या जैसे आप पढ़ रहे थे, क्या नाम है यहाँ तक। अच्छा, ये स्लाइड आप एक बार चेक कर लो, मैं फिर नई स्लाइड ले रहा हूँ। इस रोग के वंशागति के बारे में बात करते हैं। अब देखो, मान लो कोई एक माता है, सेम वही वर्णांत वाली बात है। अगर उसके पास XX क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक पर ये हीमोफिलिक जीन पाया जाता है, तो ये क्या कहलाएगी? ये वाहक कहलाएगी। अगर दूसरी कोई एक माता है जिसके दोनों X क्रोमोसोम पर यदि हीमोफिलिक जीन पाया जाता है, तो वो क्या होगा? हीमोफिलिक होगी। वो कैसी होगी? वो ये हीमोफिलिक होगी। ये कैसी होगी बाबू? ये हीमोफिलिक मतलब हीमोफीलिया से पीड़ित होगी। ठीक है। अगर कोई एक माता है जिसमें XX क्रोमोसोम है, किसी पे कोई जीन नहीं पाया जाता, तो ये कैसी होगी? सामान्य होगी। अगर मान लीजिए कोई एक पुरुष है, उसमें XY क्रोमोसोम है, किसी पे कोई जीन नहीं पाया जाता, तो ये भी कैसा होगा? ये सामान्य होगा। अगर सपोज करो, ठीक है, कोई एक X और Y क्रोमोसोम है, X पर हीमोफिलिक जीन पाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हीमोफीलिया से पीड़ित हो जाएगा, मतलब ये हीमोफिलिक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये हीमोफिलिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कोई एक माता थी, ठीक ना, इसे हम मादा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या होगी? मादा होगी। ठीक है, ये क्या होगा? नर कोई होगा, और ये भी कोई क्या होगा? नर होगा। ठीक है, तो ये टोटल कितनी कंडीशन बनी यहाँ पर? ये टोटल 5 कंडीशन बनी है, और ये पांचों कंडीशन आपकी वर्णांता में भी बन रही थी। ये पांचों कंडीशन वर्णांता में भी बन रही थी। इतनी बात सही बेटा? गुड। अब थोड़ी सी कंडीशन देखो इसमें, वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जैसे अगर वर्णांता समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये कैसे अनुवांशिक होता है वो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो, चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक कोई माता है जो हीमोफिलिक है, ये है, ठीक है, और एक कोई पिता है, ठीक ना, जो सामान्य है, ये रहा। ये कोई एक पिता जो कैसा है? वो सामान्य है। इन दोनों के बीच में क्या करना है? ये इन दोनों के बीच में अब शादी करवाओ। ठीक है, इनकी शादी करवाओ। इनके द्वारा जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे या पुत्री उत्पन्न होगी, ठीक है, उसकी वंशागति को, ठीक है ना, उनकी वंशागति को अब समझो आप। ठीक बेटा, चलो आ जाओ, समझा जाए। इतनी चीज अगर आपको समझ में आ गई हो, तो यहाँ पर एक चेकर बोर्ड हम लेते हैं, इसको हम एक चेकर बोर्ड ऐसे लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, एक ऐसे हम चेकर बोर्ड लेते हैं। अब इस चेकर बोर्ड पर हम कुछ इस प्रकार से, जैसे वैसे उसमें कर रहे थे वर्णांता, वैसे करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? मेल लिखेंगे, और यहाँ पर फीमेल लिखेंगे। मेल फीमेल क्या है? ये यक्स, दोनों यक्स पर क्या पाया जा रहा है यहाँ पर? ठीक है, दोनों इसके यक्स पर हीमोफिलिक जीन यहाँ पर देखो पाया जा रहा है बेटा। तो यहाँ पर इस पर भी हीमोफिलिक जीन, इस पर भी हीमोफिलिक जीन। ठीक है, और नर है तो सामान्य है, नर ये यक्स और वाई हो जाएगा, सामान्य हो गया। ठीक बेटा, गुड। अब देखो एक बार, अगर इसकी शादी इससे, मतलब इसके एक गैमेट ये, एक गैमेट ये, तो ये यक्स एक्स होगा, और ये एक यक्स पर ये एच होगा, फिर ये यक्स और वाई हो जाएगा। तो ये वाला यक्स यहाँ गया तो इस पर एच हो जाएगा, और वाई तो कुछ नहीं होता है, ऐसे सामान्य होता है बेटा। ठीक है, फिर देखो एक यक्स ये हो जाएगा, एक यक्स ये वाला यक्स हो जाएगा, एक टू ये वाला हो जाएगा। तो ये वाला जब यहाँ आएगा तो इस पर क्या आएगा? एच आ जाएगा, और ये वाला खाली है तो इसे खाली आ जाएगा। फिर ये वाला एच है, नहीं ये वाला यक्स यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर एच है तो ये एच हो जाएगा, और ये वाई है तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। ठीक बेटा, चलो गुड। अब रिजल्ट लिखो।
क्या लिखना है, रिजल्ट लिखना है। रिजल्ट कैसे लिखना जाएगा, पहले संतत के बारे में लिखेंगे, पहले किसके बारे में लिखेंगे, संतत के बारे में लिखेंगे रिजल्ट। तो संततियों में देखो, अब ये 25% ये भी है, रुक जाओ एक मिनट बेटा, यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा एक सेकंड मुझे टाइम दो, सुनो, देखो ये देखो, ये 25%, ये भी 25%, और ये भी 25%, ये भी 25%, ये देखो यक्स, ये भी देखो, ये यक्स है और ये भी यक्स है, ठीक है। तो ये वाला यक्स यहाँ से आया है, ये वाला यक्स से, और ये वाला जो यक्स है ये यहाँ से आया है, ठीक बेटा। तो ये वाला यक्स अगर यहाँ से आया तो ये देखो यक्स यक्स पुत्री हो गई, पुत्री है तो ये एक ही एक्स पर जीन पाया जाता, मतलब ये वाहक होगी, रोग से पीड़ित होगी नहीं, बिल्कुल सही। तो ये लेकिन पुत्र पे देखिए इक्कीस एक्स पे जीन पाया जाता है, तो वाई पे कोई पाया नहीं जाता, इस पे कोई पाया नहीं जाएगा, तो इस पे जीन ये एच पाया जा रहा है, देखो यहाँ पर ये एच देखो ये पाया जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये वर्णांत हो जाएगा, ये वाहक हो गई, ये वाहक हो गई, ये वर्णांत हो गया। ये देखो इस पर भी इक्कीस जीन पाया जा रहा है, इक्कीस जगह, इस पर नहीं पाया जा रहा, तो ये भी वाहक हो गई, और ये भी क्या हो गया, ये भी वर्णांत हो गया। तो संततियों में अब लिखेंगे कैसे, रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे 50%, ये देखो ये क्या है, 50% ये वाहक है और ये 50% क्या है, ये, ठीक है ना, हीमोफिलिक है, वर्णांत बात कर रहे थे, हीमोफिली या समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे, ठीक है, सेम है। तो यहाँ पे क्या है कि ये 50% है संतति, तो 50% संतति क्या है, यहाँ पर वाहक है, 50% संतति क्या है, वाहक है, और 50% संतति क्या है, 50%, ठीक है ना, संतति क्या है यहाँ पर, ठीक है, हीमोफिलिक है, क्या है, हीमोफिलिक है। अब मेरे हिसाब से आपको एकदम बढ़िया से आ गया होगा, ठीक है। चलो ये तो संततियों के बारे में एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। एक रिजल्ट और क्या है, देखो एक रिजल्ट और क्या है, अब यहाँ पे हम पुत्र और पुत्रियों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पुत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए जितने भी पुत्र इसमें हैं, जितने भी पुत्र इसमें हैं, सभी क्या हैं, वर्णांध हैं। तो लिखेंगे 100% पुत्र, 100% पुत्र कैसे हैं, यहाँ पर, ठीक ना, वर्णांध है, ओ सॉरी हीमोफिलिक है। 100% पुत्र क्या है, यहाँ पर हीमोफिलिक है, 100% पुत्र यहाँ पर कहाँ है, हीमोफिलिक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, गुड बेटा। अब देखो ये 100% पुत्री है, तो 100% पुत्री कैसी है, वाहक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100%, ठीक ना, पुत्री क्या है, वाहक है, किसकी वाहक है, हीमोफिलिक की वाहक है। इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई बेटा, इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई, गुड। अब इसकी वंशागति आपको समझ में आ जाएगा, हीमोफीलिया के बारे में आएगा तो आप लिख ले जाएंगे बेटा। क्यों बताओ मुझे एक बार, आप सोचो ज़रा इसके बारे में कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, किसको हुआ था पहली बार, किस किस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, इसके प्रभाव क्या हैं, इसमें रक्त का स्राव होता है, ठीक है, इसलिए इसे ब्लीडर रोग कहा जाता है। शाही रोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसको हुआ था, महारानी विक्टोरिया को हुआ था। चलो पिछली स्लाइड पे आते हैं, अभी आपको समझ में आ गया। ये देखो यहाँ पर हमने लिखा भी होगा इस स्लाइड में, ठीक है। सबसे पहले किसको होता है, ये महारानी विक्टोरिया को हुआ था, ये देखिए, ठीक है। तो इसलिए इसे हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ यहाँ पर, और ये है, ध्यान से देखो, दूसरी चीज़ ये यहाँ पर, ठीक है, कि ये कलर ब्लाइंडनेस वाला आ गया। ये तो अगर हम बात करते थे, ये कौन सा है, ये भी कलर ब्लाइंडनेस का है बेटा,
तो मैं बात करते हैं ये हीमोफीलिया वाला। तो ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है पूर्ण रूप से आप लोगों को। ठीक है, तो चलो एक बार ढंग से इसके बारे में आप जो है चेक करो पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें, फिर मुझे बताओ जल्दी से। ठीक है, कुछ चीज़ें जो कट गई बेटा वो आप मैं बोल दिया हूँ, तो उस समय भी आप लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें कट गई थी वो भी मैं बोलता गया हूँ, तो आप ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होगी। चलो तो थोड़ी सी चीज़ें को और देखते हैं। अभी हम अगला रोग कौन सा आपको मिल जाएगा अब यहाँ पर। ठीक है, एक है, ठीक, आपको यहाँ पर रोग मिल जाएगा जिसे आप जो है ठीक है आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा पेडिग्री नहीं पढ़े ना आप? ओहो, पेडिग्री तो मैंने छोड़ ही दिया, अभी मुझे याद आ रहा है भाई साहब, अभी तो जस्ट मुझे याद आ रहा है। अब आगे आप थैलेसीमिया पढ़ चुके। ठीक है, नहीं थैलेसीमिया नहीं पढ़ा है, सॉरी हीमोफीलिया पढ़ा है। हीमोफीलिया पढ़ने के बाद अब आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, एक रोग आता है जिसे आप रंजकहीनता के नाम से जानते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया पढ़ने के बाद आप रंजकहीनता पढ़ेंगे। टाइम देख लें पहले एक बार बेटा, ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा है, फिर हम बात करते हैं आगे। टाइम तो हो गई बेटा। ठीक है, चलो गुड, कल हम फिर मिलेंगे एक के लेक्चर के साथ में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, वीडियो लेकिन पूरा देखिएगा और 1.5 करके देखिएगा, बेस्ट यही रहेगा ताकि जल्दी से सारी चीज़ें कवर हो जाए।